नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार भी अपने पूरे चरम पर पहुंच चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को शिवमोगा में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया और कर्नाटक को यह विश्वास दिलाया कि राज्य के विकास के जरिए वो यहां की जनता का कर्ज चुका देंगे। आप भी सुने। कल कर्नाटका में आकर के बोला है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं। कर्नाटका की सॉवरेनिटी यानी कि कर्नाटका की संप्रभुता, क्या आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है? इतने सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, भारत के संविधान का शपथ लिया है और ये बात बोलते हैं। जब कोई देश, सुनिए दोस्तों, जब कोई देश आजाद हो जाता है तो उस देश को संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। कांग्रेस जो कह रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है। क्या आपको मंजूर है ये बात? आपको मंजूर है? ऐसा कहने वाली कांग्रेस को सजा करोगे नहीं करोगे? भाइयों बहनों, इसका मतलब है कि कांग्रेस खुलकर कर्नाटका को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। लोगों को झूठी गारंटियां बांट रही है, लेकिन वो इस बात का कभी जवाब नहीं देती कि 50 साल पहले जो उसने गरीबी हटाने की गारंटी दी थी, उसका क्या हुआ? कांग्रेस की सबसे बड़ी गारंटी, उनके सबसे बड़ा नेता ने दी हुई गारंटी, इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड बन गई है, फ्रॉड बन गई है। क्योंकि कांग्रेस का पूरा काम झूठ का बंडल होता है, इसलिए कांग्रेस भारत से गरीबी खत्म नहीं कर पाई। बंधु भगिनी रहे, आजकल हर भारतीय हैरान है कि देश में इतनी शानदार वंदे भारत ट्रेन कैसे चलने लगी है। आजकल हर भारतीय हैरान है कि देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प कैसे हो रहा है। आजकल हर भारतीय हैरान है कि देश में नए नए एयरपोर्ट कैसे बन रहे हैं। कानून व्यवस्था है, देश की सुरक्षा है। जब कांग्रेस आती है तो आतंकवादियों, अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। कांग्रेस राज में आतंकी और अपराधी आश्वस्त होते हैं कि कांग्रेस का हाथ उन पर है। हमने बार बार देखा है कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस आतंकियों के समर्थन में भी सरेआम उतर आती है। यही हमने केरला में भी देखा है, यही हमने यहां कर्नाटका में भी देखा है। आप देखिए, केरला में इनके सहयोगी कौन लोग हैं, आप यहां कर्नाटका में देखिए।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बेंगलुरु में प्रचार के बीच बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने रविवार यानी कि 7 मई शाम को फिल्म द केरल स्टोरी देखी। फिल्म देखने के बाद बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने कहा कि इस फिल्म में आतंकवाद का एक नया रूप देखने को मिला है। ये फिल्म नए किस्म के आतंकवाद के बारे में बहुत कुछ बताती है। इसी के साथ जेपी नड्डा ने कहा कि वैश्विक कहानी है, इसका किसी राज्य और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी नेता ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये फिल्म देखने के लिए कहा है। ऐसी अभी द केरला स्टोरी देखने का मौका मिला। हम सब लोग जानते हैं कि एक नए किस्म का आतंकवाद, बहुत ही भयानक किस्म का आतंकवाद। हमने आतंकवाद में गोलियां सुनी हैं, बम सुना है और ऑटोमेटिक वेपन्स सुना है, लेकिन ये एक खतरनाक किस्म का आतंकवाद है जिसमें न बम की आवाज़ होती है, न गोलियों की आवाज़ होती है और न ही कोई पिस्तौल या किसी एम्यूनिशन की आवाज़ होती है। केरला स्टोरी ऐसे आतंकवाद को और उसकी साजिश को, जो एक बहुत ही पॉइजनस किस्म का, जहरीला किस्म का आतंकवाद है, उसको एक्सपोज करने का, पर्दाफाश करने का यह एक माध्यम इस फिल्म में हम सबको देखने को मिला है। इस तरीके का आतंकवाद का संबंध किसी राज्य से नहीं है, इसका संबंध किसी धर्म से नहीं है। ये युवाओं को पहले प्रेरित करना, गलत रास्ते पर ले जाना और फिर गलत रास्ते में धकेल देना, ये इसको उजागर करता है। और मैं ये मानता हूँ कि केरला स्टोरी इन सब चीज़ों को एक्सपोज करती है और आगाह करती है। हम सब लोगों ने ये भी देखा है कि अभी केरला के हाई कोर्ट ने बहुत सीरियस टिप्पणी भी की है। एक पूर्व मुख्यमंत्री ने इस समस्या की गंभीरता भी बताई है। हमारे युवाओं को जो इस तरीके से प्रेरित होकर के गलत रास्ते पर धकेल दिए जाते हैं और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचते हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए उनके जीवन से जो घटना देखने को मिली है, उससे समाज को जागृत करना, समाज को इसके बारे में बताना और हम सब लोग एक अच्छे समाज की ओर बढ़ें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से रविवार को धौलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर सरकार गिराने की साजिश रचने का बयान देने के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी पलटवार किया। राठौर ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। राठौर ने लिखा, मुख्यमंत्री जी, आप अपने देश के गृह मंत्री जी को आरोपित करने की तोहमत उठा रहे हैं तो कृपया ये भी बता दें कि सरकार भी, आपकी पुलिस पर भी नियंत्रण आपका, गृह मंत्री भी आपकी नजरों में आए बिकाऊ विधायकों की सर्वाधिक जानकारी भी आपको, तो फिर देरी किस बात की? मुख्यमंत्री जी अपना पुराना राग फिर अलाप रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हीं के विधायक जो मानेसर में गए, उन्होंने पैसा लिया, उस समय 3-3 एफआईआर दर्ज कराई। माननीय मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी है, इन्हीं के निर्देश पर उनमें एफआईआर लगी। जब इनको पूरी जानकारी है किसने पैसा लिया और किसने पैसा कहाँ उपयोग किया, तो मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री के रूप में इतने बड़े अपराध को अपने सामने घटित होते क्यों देख रहे हैं? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराते? क्यों नहीं उन लोगों को जिन पर वो गाये बगाए आरोप लगा रहे हैं अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए बैठे हैं? मैं समझता हूँ कथनी और करनी, इन दोनों का ये अंतर अब राजस्थान का आवाम अपनी आंखों से बड़ी अच्छी तरह से देख रहा है। मुख्यमंत्री जी अपना
और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अमृतसर में 2 दिन में दूसरा धमाका हुआ है। ब्लास्ट में आईईडी के इस्तेमाल की आशंका जताई गई है। पुलिस की लापरवाही भी इसमें सामने आई है। तो ये बड़ी खबर अमृतसर से, जहां पर 2 दिन में ये दूसरा धमाका हुआ है। ब्लास्ट में आईईडी के इस्तेमाल की आशंका भी जताई गई है। अमृतसर स्थित हेरिटेज स्ट्रीट में आज फिर से धमाका हुआ है। ये धमाका आज सुबह 6:30 बजे हेरिटेज स्ट्रीट के सामने सारागढ़ी सराय के पास हुआ है। इससे पहले शनिवार को रात को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की पार्किंग में धमाका हुआ था। पुलिस को आशंका है कि शनिवार को हुए धमाके में आईईडी का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि पहले पुलिस ने इसे चिमनी में ब्लास्ट बताया था। तो ये बड़ी खबर, अमृतसर से 2 दिन में ये दूसरा धमाका हुआ है। ब्लास्ट में आईईडी के इस्तेमाल की आशंका पुलिस ने जताई है। कर्नाटक चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रविवार यानी कि 7 मई को बेंगलुरु में मेगा रोड शो हुआ। इस दौरान लोगों में भारी उत्साह दिखाई दिया। वहीं अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनावी प्रचार के लिए बेंगलुरु पहुंचना सुनिश्चित किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी को प्रचार मंत्री बताया। इसके अलावा उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को भी निशाने पर लिया है। आप भी सुने। प्रधानमंत्री जी प्रचार मंत्री बन गए हैं। आज जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, जिस प्रकार से सीमा में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उनके लिए एक शब्द उनके पास नहीं है। और यहाँ कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं। प्रचार कर्नाटक के लोगों के हित में क्या करेंगे, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। चर्चा केवल अपने बारे में, अपना प्रचार कर रहे हैं और उस आधार पर वोट मांग रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जवाब देने लायक व्यक्ति नहीं है। जो सत्ता के लिए दल बदले और बार बार झूठ बोले, ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं समझता हूं बोल के मैं अपनी जुबान खराब नहीं करूंगा। भाई मौका तो अभी आपको मिला है। 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। आप कोई सर्वे सूची जारी नहीं कर रहे हैं, आप जनगणना नहीं करा रहे हैं। 2021 ड्यू डेट है और 2021 से अब 2023 आ गया। हमारे नेता खड़गे जी ने पत्र भी लिखा, राहुल जी भी बयान देने जाति जनगणना होना चाहिए, वो क्यों नहीं करा रहे हैं? तो 10 साल हो गए आपको मौका मिले, आपने क्या किया? जो 2-4 उनके मित्र हैं वही अरब खरबपति बने, बचत लोगों की स्थिति खराब करते गए। अब स्थिति ये है कि जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अधिकार संपन्न बनाने का काम किया, लोगों को जमीन बांटने का काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, रोजगार के क्षेत्र में काम किया। अब तो आप नौकरी भी नहीं दे रहे हैं। रेलवे में भर्ती बंद है, एयरपोर्ट बेच रहे हैं तो भर्तियां नहीं होगी। तो आप लगातार लोगों के हाथ से रोजगार छीन रहे हैं। और किस मुंह से हम पे आरोप लगा रहे हैं? आपको आरोप लगाने का अधिकार है ही नहीं। और बजरंग बली की बात कर रहे हैं। बजरंग बली की बात उठाया, उसके बाद शिमला का चुनाव हुआ। अब बजरंग बली ने भ्रष्टाचारियों की नली तोड़ दी। यहां भी होगा, बजरंग बली हमारे साथ हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार 40% कमीशन वाले हैं ना, उसको। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम चरण में जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में वार पलटवार ने अब निजी हमले की शक्ल ले ली है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया। तो वहीं अब इस पर कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस नेता का बयान सामने आया, आपको सुनाएंगे। मेरे को धमकी देते हैं, ये बीजेपी के लोग मुझे मारना भी चाहते हैं, पूरे खानदान को साफ करना चाहते हैं। अरे करो भाई, हम तो मरने के लिए पैदा हो गए। क्या
कोई आदमी 200 साल जीता है, कोई 150 साल जीता है। अरे उम्र ही हिंदुस्तान में जो है 70-72 साल की है। मैं तो अब बोनस में जी रहा हूं, 81 साल है मेरा 81 ईयर चल रहा है और थोड़े दिन जीऊंगा। अगर आप लोग मरवाना चाहते हैं तो मरो, मैं डरूंगा नहीं। मैं मरूंगा नहीं, मैं उसूलों के लिए लड़ूंगा। पार्लियामेंट में भी लड़ा हूं, अभी भी बाहर भी लड़ूंगा। मेरे को कोई डरा के धमका के तुमके खानदान को खत्म कर दे बोले तो मैं डरने वाला नहीं। भाई मैं बचा हूं, मेरे घर में एक आदमी ही बचा था, मैं डरता नहीं। अरे हम अच्छी काम करने के लिए डरना क्यों? जब बीजेपी के नेता खारगे जी की हत्या करने की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं और हमें आतंकवाद के बारे में बताते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता, 2 प्रधानमंत्री और 1 चीफ मिनिस्टर आतंकवाद के कारण मारे गए, शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी, मेरे परिवार के 2 सदस्य शहीद हुए हैं। आप मुझे आतंकवाद के बारे में कैसे सिखाओगे? आप तो 24 घंटा सिक्योरिटी पीछे छुपे रहते हो। जनता के बीच में आओ, जनता के साथ चलो। और आपके नेता, जब हमारे नेता खारगे जी की हत्या करने की बात करते हैं तो इसके बारे में आपको बोलना चाहिए। और खारगे जी के बारे में मिर्जापुर से खबर है, बताते चले कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्याम सुंदर शुक्ला ने पत्रकार वार्ता कर अपनी जीत का दावा किया। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मिर्जापुर नगर निकाय चुनाव में जो भी पार्टी या निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहा है वो बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य से चुनाव लड़ रही है। मेरी भावनाओं को जनता तक, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए मैंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है ताकि हमारे नगर क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं सबको मेरी भावनाओं का पता चल सके। क्या है आपकी भावनाएं? आप लोग मिर्जापुर से बिलोंग करते हैं, मिर्जापुर के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मिर्जापुर बहुत बड़ा जिला होने के बावजूद भी आज तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है। किसी की भी सरकार रही हो, मैं नहीं कह रहा हूं। आपको याद होगा कि बहन मायावती जी की सरकार 1997 में जब आई थी तो उस समय मंडल, जो जिला मंडल होता है, कमिश्नरी जिसको कहते हैं, वो बहन मायावती जी के कार्यकाल में हुआ। रायबरेली में कुएं में पैर फिसलने से एक युवती उसमें गिर गई, जिससे वो डूब गई और उससे डूबने से उसकी मौत हो गई। बता दें कि ये पूरा मामला गदागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत दीन शाह गौरा गांव का है। अगली खबर अयोध्या से है। बताते चले कि अनियंत्रित रोडवेज बस पेड़ से टकरा गई। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि बस 2 भागों में बट गई। हालांकि इस दौरान इस हादसे में सभी यात्री बाल बाल बच गए। बता दें कि बस में 15 यात्री सवार थे। निकाय चुनाव से पहले गाजियाबाद पुलिस ने अपने खुफिया तंत्र को सक्रिय कर रखा था, जिसके बाद पुलिस को अवैध तमंचा फैक्ट्री की सूचना मिली थी, जिस पर थाना लूनी और लूनी बॉर्डर क्षेत्र पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। अवैध हथियार बनाने वाले बदमाश इतने शातिर थे कि एक जगह ज्यादा दिन नहीं रुकते थे और अक्सर जंगल और सुनसान इलाकों में सुनसान जगहों को ही अपना ठिकाना बनाते थे। बदमाशों ने इस बार थाना लोनी बॉर्डर के टीला शहबाजपुर गांव के जंगलों में एक कमरे को अपना ठिकाना बनाया था और वहां अवैध हथियारों का निर्माण शुरू कर दिया था। हालांकि पुलिस ने छापा मारकर अवैध
तमंचा बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा और अवैध हथियार बरामद कर लिए हैं। ये जो थाना लोनी बॉर्डर के क्षेत्र में एक टीला शहबाजपुर एक गांव है, चौकी सेवाधाम क्षेत्र में पड़ता है ये। वहीं पर चेकिंग के दौरान इन लोगों को सूचना मिली और उस तरह से इन लोगों ने कार्रवाई की है, जिसमें लोनी और लोनी बॉर्डर की टीम ने जाके पकड़ा है। तो उसमें 2 अभियुक्त उस समय मौके पे थे। एक अभियुक्त तो फरार हो गया जिसका नाम सरफराज है, दूसरा उसका मित्र फरीद पुत्र महबूब है और ये रहने वाला थाना लोनी क्षेत्र का ही है। और इसकी गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों के पास से कुल 11 अवैध तमंचे जो 315 बोर का है, साथ ही साथ एक अवैध तमंचा 12 बोर का, उसके अलावा हापुड़ के थाना कपूरपुर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 12 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, 5 अदबने तमंचे और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। थाना कपूरपुर जनपद हापुड़ की पुलिस द्वारा ग्राम बझड़ा कला के पास नहर की पटरी पर एक खंडर और झाड़ियों में से एक फैक्ट्री शस्त्र बनाने वाली उसका पर्दाफाश किया है, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका पूर्व में भी फैक्ट्री तथा अवैध शस्त्रों के संबंध में आपराधिक इतिहास बृहद है। इनके अभियुक्तों के कब्जे से 12 अवैध तमंचे तथा 5 अदबने तमंचे और मिर्जापुर से अगली खबर है। बताते चले कि बीजेपी के बागी अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी मनोज श्रीवास्तव के द्वारा मतदाताओं के लिए गिफ्ट पैकेट बनवाने का वीडियो वायरल हुआ है। बता दें कि गिफ्ट पैकेट में प्रत्याशी और चुनाव चिन्ह का स्टिकर लगा है। अंबिकापुर से खबर है। बताते चले कि भारती साहू नाम की एक बच्ची की जान बचाकर अंबिकापुर नमना कला के रहने वाले हरपाल सिंह बावरा ने मानवता की मिसाल पेश की है। बताते चले कि रास्ते से भारती साहू गुजर रही थी। इसी दौरान सैकड़ों की संख्या में मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया। हमले में बच्ची सड़क पर गिर गई और मदद की गुहार लगाने लगी, लेकिन उसकी चीख पुकार से किसी का दिल नहीं पसीजा, कोई उसकी जान बचाने नहीं पहुंचा। उसी वक्त नमना कला के रहने वाले हरपाल सिंह बावरा अपनी कार से फरिश्ता बनकर वहां पहुंचे। सड़क में तड़प रही 18 साल की मासूम को देख उनसे रहा नहीं गया और अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने उस बच्ची को बचा लिया और अस्पताल में भर्ती करा दिया। मिर्जापुर से खबर है। बताते चले कि 96 विधानसभा उपचुनाव में सपा ने अपना दल एस के मंत्री आशीष पटेल पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों पर सत्ता पक्ष के प्रत्याशी को वोट देने का दबाव बनाया जा रहा है। रायबरेली में अवैध कटान की खबर करना एक दैनिक अखबार के पत्रकार को भारी पड़ गया। दरअसल अवैध कटान का विवरण छापने से खुन्नस खाए लकड़ी ठेकेदार ने अपने गुर्गों के साथ पत्रकार पर हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए तो ठेकेदार और उसके गुर्गे मौके से फरार हो गए। ये मामला गुरबख्शगंज थाना इलाके का है। एक पेशेंट जतुआ टप्पा से रेफर है और बता रहे पत्रकार है और काफ़ी चोटें हैं उसको और यहाँ फर्स्ट एड वगैरह सब कुछ हो रहा है। उसके बाद क्या हालत है अभी? मुरादाबाद जनपद के भगतपुर थाना क्षेत्र के करनपुर रोड ढाबे के पास कल दोपहर भीषण सड़क हादसा हुआ था। बता दें कि इस हादसे के दौरान 7 लोगों की मौत हो जाने की खबर सामने आई थी, लेकिन भीषण हादसे में देर शाम तक 3 अन्य लोग और काल के गाल में समा गए। अब मृतकों की संख्या 10 बताई जा रही है। देखिए वहाँ वो इंटीरियर था, इंटीरियर होने के कारण काफ़ी घायल वहाँ से यहाँ पहुँचे हैं विभिन्न अस्पतालों में।
तो जिला अस्पताल में पहुँचे हैं, कॉस्मोस में हैं, फोटोन में हैं। तो इन लोगों का सबका सर्वे हम लोगों ने कराया है। कराने के बाद सब लेखपाल ड्यूटी पर लगा दिए, पूरी समय लगी हुई है। जो अभी तक संज्ञान में आया है 9-10 के बीच में है लगभग कैजुअलिटी। और हम अगली खबर रायबरेली से है, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार डंपर ने घर के सामने खड़े मासूम बच्चे को रौंद दिया। इस दौरान बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि ये पूरा मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के दुर्गागंज गांव का है। क्या मामला हो गया है यहाँ पे सर? वो लड़का आ रहा था, साइड के किनारे था, वो साला शराब पीकर गाड़ी चढ़ा दिया। कौन चढ़ा दिया? वो ट्रक ड्राइवर। कहाँ लगे हैं ये ट्रक? क्या चीज? ट्रक कहाँ जा रहा है? ये ट्रक इधर जा रहा था। रायबरेली के सलून थाने में तैनात दरोगा को ड्यूटी के दौरान एक पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर से दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि यह पूरा मामला सलून थाना क्षेत्र के अंतर्गत रसूलपुर गांव के पास का है। हाँ, छविनाथ यादव, ये 57 साल के हैं। उनकी लेफ्ट नी में इंजरी लग रही है, तो यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट करके एडमिट किए गए। ये सलमान थाने में तैनात भी हैं दरोगा जी। तो अब कैसी स्थिति है इनकी? रायबरेली में विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग की तरफ से किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आज विश्व हिंदू परिषद अवैध प्रांत गौरक्षा विभाग के द्वारा एक किसान सम्मेलन कृपलानी सरस्वती शिशु मंदिर रायबरेली में आयोजित किया गया है। हमारा कहना है कि गाय बचेगी तो देश बचेगा। इतना ही नहीं, तो गाय बचेगी तो विश्व बचेगा जी। और से गौ के आधार पर कर्जा मुक्त किसान होगा, रोजगार युक्त नौजवान होगा, स्वस्थ भारत होगा, समृद्ध भारत होगा। और इसलिए हमारा आज यहाँ पर आपके रायबरेली की अपने कार्यकर्ताओं ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया है और इस कारण अपने राष्ट्रीय गोरक्षा प्रमुख दिनेश चंद्र जी उपाध्याय जी पधारे हुए हैं। इससे एक बड़ा संदेश आता है कि अपनी पुरानी पद्धति से जुड़ करके और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं और जैविक कृषि को अपनाएं, गौ रक्षा करें।